सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 9 दिसंबर सेकंड एंड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। दोनों शिफ्ट के प्रश्न आपको एक साथ में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और बहुत जल्द ही एमपी एएसआई वालों के लिए और एमपी एसआई वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट हम शुरू करने वाले हैं। जितने प्रश्न आपके एमपी आबकारी में आए हैं, जितने एमपी पुलिस में आए हैं, उन सभी प्रश्नों को कंक्लूड करके सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम चालू करने वाले हैं ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस किस ने प्रश्न भेजे हैं। तो सबसे पहले अजय चंद्रवंशी जी, जिनके 73 नंबर आए हैं, चेतन जी के 79 नंबर आए हैं, राहुल दीक्षित जी के 77 नंबर आए हैं। इन लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं। बाकी प्रश्न आप देख भी सकते हैं, एकदम नीचे लेके चलते हैं, वहाँ आपको दिखाएंगे कि इन लोगों ने किस तरह से प्रश्नों को भेजा है, और इसके लिए हम इन लोगों का धन्यवाद भी करेंगे। यहाँ पर आप इन भाई को देख सकते हैं, जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर आए आपको यहाँ पर रेल की पटरियाँ भी दिख रही होंगी ना, पटरियों की फोटो भी आपको दिखाई दे रही है। देखिए, तो जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर आए हैं, इनको क्वेश्चन याद आए हैं या फिर ये लिख करके ले आए थे, तुरंत इन्होंने हमारे पास भेजे हैं। तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इसी तरह से समर्पित भाव रखिए, जिस तरह से आप एनालिसिस का इंतजार करते रहते हैं, उसी तरह से कल कोई और भी कर रहा होगा, है ना। तो जितने भी प्रश्न आपको याद रहे आप तुरंत सेंड कर दिए कीजिए। एक भाई और है, इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्नों को यहाँ पर सेंड किया है। तबीयत हमारी लगभग ठीक हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो अब जैसी कंडीशन में आए हम वीडियो बनाने की, हम तुरंत वीडियो बनाना आपके लिए चालू कर दिए हैं, ठीक है। बाकी कल से आपकी कोशिश करेंगे कि मतलब हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंचता रहे। चलिए भाई, अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए हैं। सबसे पहले हम साइंस से शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष से आराम पाने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? आइए देखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। और यह लेंस बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ यानी कि थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से इन सभी भाई लोगों के बढ़िया नंबर आए हैं, 80 नंबर इनके आए हैं। 8 दिनों में शुक्ला सर के नोट्स से बहुत हेल्प मिली और 80 नंबर इनके आए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 89 नंबर आए हैं, आपको नोट्स की फोटो भी दिखाई दे रही होगी। इन्होंने भी नोट्स परचेज किए थे एमपी पुलिस कांस्टेबल के। तो आपके भी अगर एग्जाम में 2 से 3 दिन का भी समय है, आप भी अभी भी नोट्स लेकर के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 179 179 में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ में जिस तरह से एमपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न सीधे सीधे अपने नोट्स से आ रहे हैं, उसी तरह से एमपी एसआई और एमपी एएसआई में भी प्रश्न सीधे सीधे अपने नोट्स से आएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एएसआई का आपको पता है सिलेबस लगभग सेम है, तो इन दोनों के नोट्स आपको उपलब्ध मतलब मिल जाएंगे। और क्या क्या मिलेगा आपको? तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपी जीके, इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे। साथ साथ में सभी का प्रैक्टिस सेट रहेगा। जितना एग्जाम एनालिसिस अभी तक हमने करवाया है, उन सब की कंप्लीट पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है एमपी पुलिस कांस्टेबल के और एएसआई एलडीसी के नोट्स में, ठीक है। एमपी एसआई के नोट्स में लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट है, इन सब का कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और आगे जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, उन सभी प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो एमपीएसआई के जो नोट्स हैं वो मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हैं। ये नोट्स आप ले सकते हैं। कैसे परचेज करना है? तो छोटी सी प्रक्रिया, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एएसआई, एलडीसी के नोट्स आपको मात्र 179 रुपये पेमेंट करना है इस क्यूआर पर। और अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आगे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड की मतलब कराए जाते रहेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो तुरंत नोट्स लेकर के तैयारी में लग जाइए। एएसआई एलडीसी वाले आप लोग भी इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है साइंस का ही, गर्भ निरोधक गोलियों का क्या काम है? इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो गर्भ निरोधक गोलियां, जिन्हें हम बर्थ कंट्रोल पिल्स कहते हैं, शरीर में हार्मोन्स डालकर काम करती हैं, जो ओवुलेशन यानी अंडा निकलने की प्रक्रिया को रोकती हैं। गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, कि बलगम को ये गाढ़ा करती हैं ताकि शुक्राणु अंडे तक ना पहुंच सकें, और गर्भधारण को रोकने में ये मदद करती हैं। साथ ही इनके अन्य स्वास्थ्य लाभ जैसे कि मुहासे कम करना,
पीरियड्स को नियमित करना, ये भी इनके स्वास्थ्य लाभ होते हैं, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो ये काम होता है जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, और यही आपका स्टेटमेंट बना करके आपसे प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो ऑप्शन में दिया गया था गॉइटर, यानी कि इसके बारे में गंडमाल भी कहते हैं इसको, घेंघा भी कहते हैं, इसके बारे में पहले भी हमने आपको काफ़ी जानकारी दी थी। तो देखिए, आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से गंडमाल, गॉइटर यानी थायराइड ग्रंथि का सूज जाना और हाइपोथायराइड, ये शुरू-शुरू में प्रश्न आते थे, है ना? तो ये शुरू वाले प्रश्न अब रिपीट हो रहे हैं। जिससे थकान, वजन बढ़ना, रूखी त्वचा, बालों का झड़ना, बच्चों में मानसिक विकास में बाधा आना, ऐसी समस्याएँ होती हैं। गर्भावस्था में यह कभी गर्भपात या फिर शिशुओं में बौद्धिक अक्षमता का भी कारण बन सकता है, ठीक है? तो आयोडीन की कमी से गंडमाल या फिर गॉइटर या फिर घेंघा रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला है करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है। 2006 में मैन बुकर अवार्ड किसे मिला था? तो किरण देसाई को मिला था। देखिए, 2006 में मैन बुकर अवार्ड भारतीय लेखिका किरण देसाई को उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था, जो औपनिवेशिक विरासत, प्रवासन और पहचान विषयों पर आधारित एक महत्वपूर्ण, मतलब हास्यपूर्ण और राजनीतिक तीक्ष्ण उपन्यास है। और इस जीत के साथ वह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय लेखिका बन गई थी। तो लेखिका है किरण देसाई, उपन्यास का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और जो पुरस्कार राशि है वो 50,000 यूरो इनको राशि स्वरूप दी गई थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस ओर बहती है? आपसे हमने कई बार कहा है नदियों की पीडीएफ आपको अच्छे से पढ़ करके जानी है, जिन लोगों ने नोट्स लिया है, उसमें कौन सी नदी किस तरह बहती है, क्यों, मतलब कहाँ पर जाकर समाप्त होती है, कहाँ से शुरू होती है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आज नर्मदा नदी के बारे में पूछा, इससे पहले तवा, बेतवा और चंबल के बारे में पूछा जा चुका है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कई बार आपको नर्मदा नदी के बारे में हमने बताया था, जब भी नर्मदा नदी आती है बार-बार आपको बताते हैं, इस तरह से आप अमरकंटक पहाड़ बनाएँगे, यहाँ पर नर्मदा निकलेगी, पूर्व से पश्चिम की ओर चली जाएगी, यहाँ से सोन निकलेगी, ये इस तरफ जाएगी, ठीक है? पूरब की ओर बहती है सोन नदी गंगा में मिलती है और गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में। एक बार ये प्रश्न पूछा था, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है? तो आपको सोन नदी बताना है, क्योंकि सोन गंगा में मिलती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद में यहीं से आपका मुल्ताई नामक जो स्थान है, वहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये दोनों नदियाँ समानांतर बहती हुई रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, और ये क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये सारी चीज़ें बार-बार हमने आपको बताया है, और आज ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है भाई? चलिए, इसके बारे में आपको फिर से पूरी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी महत्वपूर्ण है एएसआई, एलडीसी वालों के लिए भी। तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। भारत की अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों के विपरीत है, जो पूर्व की ओर बहती हैं। तो ज़्यादातर जो बड़ी नदियाँ हैं, जैसे आपकी ये गोमती हो गई, सॉरी, इधर वाली साउथ वाली जितनी नदियाँ हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारी नदियाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा नदी पूर्व की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है? यह नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती है, जबकि बाकी नदियाँ सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में इसका विलय होता है। इसका कारण क्या है? इसका उल्टा प्रभाव विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रैखिक दरार घाटी, ये रिफ्ट वैली वाला क्वेश्चन कई बार पूछा था। तो रिफ्ट वैली में बहने के कारण ये उल्टी दिशा में बहती है, इस तरफ इसका ढलान है। इस तरह से ये दोनों नदियाँ, ताप्ती और नर्मदा, दोनों उल्टी दिशा में बहती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? लोकरंग महोत्सव से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने नोट्स भी हमारे लिए हैं उनको भी हमने लोकरंग महोत्सव के बारे में डिटेल बताया था। आज 2 प्रश्न लोकरंग महोत्सव से ही पूछे गए हैं। देखिए, तो ये भोपाल में मनाया जाता है। इससे पहले पूछा गया था कितने दिनों तक मनाया जाता है, और आज इसी का ही सेकंड प्रश्न आया है कि कब मनाया जाता है। सारी जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं शुरुआत में ही। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो लोकरंग महोत्सव मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनाया जाता है, खासकर रविंद्र भवन परिसर में। अब देखो, आपसे ये पूछ सकते हैं कहाँ पर मनाते हैं, तो रविंद्र भवन परिसर में, जो कि एक भव्य 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। हर साल गणतंत्र दिवस के आसपास आयोजन होता है। 26 जनवरी को इसका आयोजन होता है भोपाल रविंद्र भवन परिसर में। आयोजक कौन कौन है? मध्य प्रदेश संस्कृति निदेशालय और जनजाति संग्रहालय। समय काल देख लीजिए, आमतौर पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से शुरू होकर के 30 जनवरी तक ये चलता है, शहीद दिवस तक ये चलता है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों, संगीत, कला और शिल्प कला को प्रदर्शित किया जाता है। ये भारत की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। अगला, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित नहीं है? ये पूछा गया था। ऑप्शन में बाण सागर था। बाण सागर बांध जो है वो सोन नदी पर है, वही आपका आंसर हो जाएगा कि नर्मदा पर नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं। तो देखिए, नर्मदा पर कई प्रमुख बांध बने हैं, जिसमें सरदार सरोवर हो गया जो गुजरात में है, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बरगी, तवा, ये जो है मुख्य बांध है, ठीक है? अब कुछ प्रमुख बांध जो हैं उनका हम एक बार डिटेल देख लेते हैं।
जिससे कि प्रश्न अगर रिपीट हो तो आप अच्छे से कर सकें। तो देखो सबसे पहला है सरदार सरोवर, गुजरात के केवड़िया में स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना का प्रमुख बांध है, जो भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। फिर है इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर बनी एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है। फिर है ओमकारेश्वर, ये भी आपका खंडवा में है, शिवलिंग के पास में स्थित है, ठीक है। फिर है बरगी, ये जबलपुर में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ एक पुराना बांध है। उसके बाद में तवा है, जो नर्मदापुरम होशंगाबाद में मौजूद है, ठीक है। नर्मदा की सहायक नदी तवा पर इसका निर्माण हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद है महेश्वर बांध, ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है, भेड़ा घाट में है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, अब पूछा गया था लोकरंग महोत्सव किस डेट को मनाया जाता है, तो अभी आपको पता है 26 जनवरी से शुरू होता है, 30 जनवरी तक चलता है, यानी कि गणतंत्र दिवस से शुरू होकर के और शहीद दिवस तक ये चलता है, ठीक है। देखिए, तो लोकरंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस को यह समाप्त होता है और भारत की समृद्ध आदिवासी और लोक सांस्कृतिक जश्न में मनाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का जन्म कब हुआ था। अब देखिए, इस तरह से पूछा गया, इतना डिटेल में पूछा है कि भाई जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है ना, उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है। आप बताओ कितना डिटेल में जो है व्यक्ति याद रखेगा। चलिए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव सचदेवा हैं, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1964 को दिल्ली में हुआ था। वह जुलाई 2025 से इस पद पर आसीन है और पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। पहले ये कहाँ पर थे, पहले ये दिल्ली उच्च न्यायालय में थे, अब ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा हैं, जन्म इनका 26 दिसंबर 1964 को हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 17/7/2025 ये डेट भी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो 17/7/2025 से ये कार्यरत है। अगला, वर्मा को जिसे हम म्यांमार भी कहते हैं, भारत से किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया था। देखिए, वर्मा, अब जिसे म्यांमार कहते हैं, को भारत सरकार एक्ट 1935 के प्रावधानों के तहत ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था। देखिए, जिसके तहत बर्मा को 1 अप्रैल 1987 को भारत से अलग कर दिया गया, एक प्रांत बनाया और अलग संविधान का वह प्रशासन मिला, ताकि बर्मी राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सके और ब्रिटिश हितों को साधा जा सके। तो इसलिए 1935 के एक्ट से बर्मा को भारत से अलग कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान से पूछा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया। तो कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे, लगभग 60% प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं जो लोग नोट्स लेंगे उनको हम 30 तारीख से लेकर के अब तक के सारे एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ देंगे। वो सारी पीडीएफ आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि 60% प्रश्न जो है हूबहू रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए, ये भी शुरू में आपको हमने कराया था। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह वाक्यांश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, जो भारत के नाम और स्वरूप को परिभाषित करता है, या फिर यह बताता है कि भारत कई राज्यों से मिलकर के बना एक अविनाशी संघ है। इसमें राज्य, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में शामिल किए जाने वाले सभी क्षेत्र शामिल होंगे, यह आर्टिकल 1 में कहा गया है। अगला देखिए, साइंस का प्रश्न है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है, उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा कहाँ पर बनता है। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखिए, उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत यानी इन्फिनिटी पर, वास्तविक यानी रियल बनता है, उल्टा बनता है, और अत्यधिक आवर्धित यानी कि मैग्नीफाइड बनता है, क्योंकि प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं और अनंत पर जाकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे बहुत बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, मार्च 2025 में, ये 2020 नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 2025 है, ठीक है। तो मार्च 2025 में अंतरिक्ष से कौन लौट करके आया था। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा, सुनीता विलियम्स जो हैं ये अंतरिक्ष से लौट करके आई हैं। तो देखिए, अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हुए नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स मंगलवार 18 मार्च 2025 को, भाई कुछ भी पूछ सकता है, 18 मार्च 2025 दिन था मंगलवार, पृथ्वी पर ये लोग लौट करके आए हैं, तथा 9 महीने से अधिक समय पहले एक असफल परीक्षण उड़ान के साथ शुरू हुई कहानी को समाप्त करने के लिए एक अलग से यात्रा करके घर पर लौट आए हैं। यानी ये लोग गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन इनको रुकना पड़ा कितने महीने तक, 9 महीने तक जो है वहाँ पर रुकना पड़ा, और सुनीता विलियम्स 18 मार्च 2025 को वापस जो है पृथ्वी पर लौटी हैं। यही प्रश्न आज आपका पूछ लिया है। अगला, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा है, इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा था। तो देखो, मोहन यादव की सरकार में जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला, ये दो जो है उप मुख्यमंत्री हैं। और अब आगे आपसे पूछ सकते हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 101% आगे आपसे ये प्रश्न बनने वाला है। अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और 1942 में कौन सी घटना घटी थी। अब ये हो सकता है या तो रीजनिंग में पूछा गया हो या फिर ये अलग से पूछा गया हो, लेकिन आपको दोनों चीज़ें बता देते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आपका सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ जब ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की भीड़ पर गोली चला दी। वहीं 1942 में जो भारत में कौन कौन सी घटना हुई थी, तो एक तो क्रिप्स मिशन आया था और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब भारत में क्यों हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ, जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग में सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए थे। उसके बाद 1942 की प्रमुख घटना कौन सी है, तो एक है क्रिप्स मिशन, तो ये भी आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, उसके प्रस्ताव को लेकर के क्रिप्स मिशन आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये दोनों घटनाएं 1942 में हुई थी। कोई एक आपका ऑप्शन दिया गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। NH4OH और HCl को ये पता करने के लिए कि ये अम्ल है या फिर क्षार है, किसका प्रयोग करते हैं, तो लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अम्ल या क्षार पता करने के लिए पीएच पेपर, स्केल या फिर लिटमस पेपर नीला और लाल वाला इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ अन्य जो सूचक होते हैं जैसे फिनोक्सिलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ HCl एक अम्ल है जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और NH4OH जो है वो एक दुर्बल क्षार है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस तरह से आज एक प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पटकाई हिल्स किस देश के साथ में भारत की सीमा बनाती हैं, तो जो पटकाई हिल्स हैं वो म्यांमार के साथ में भारत की सीमा बनाती हैं। देखिए, पटकाई हिल्स मुख्य रूप से बर्मा यानी म्यांमार के साथ भारत की पूर्वोत्तर सीमा का निर्माण करती हैं। ये पर्वत श्रृंखला भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में फैली हुई है और एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच में है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में है। प्राकृतिक सीमा भारत और म्यांमार के बीच में ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों घाट जो हैं वो किस एक राज्य में आकर के मिल जाते हैं, तो तमिलनाडु में आकर के ये दोनों जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियाँ पर आकर के मिलते हैं जो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। साथ ही कर्नाटक और केरल की सीमाओं पर भी है। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कड़ी का काम करती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को मिलाने का काम नीलगिरी पहाड़ी करती है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो मुख्य मिलन बिंदु हो गई नीलगिरी पहाड़ी, राज्य हो गया तमिलनाडु, कर्नाटक केरल के जंक्शन पर मुख्य रूप से तमिलनाडु। या दक्षिण भारत का वह क्षेत्र है जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में जाकर के जुड़ते हैं और जैव विविधता का एक समृद्ध क्षेत्र यहाँ पर बनता है। अगला करंट अफेयर का प्रश्न है, लवलीना बोरगोहन ने उत्तराखंड 2025 में कौन सा जो है पदक जीता था, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी वेट कैटेगरी में जीता है, तो 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। तो लवलीना बोरगोहन ने उत्तराखंड में 2025 के राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को 5-0 से हरा करके यह पदक हासिल किया जो पेरिस ओलंपिक के बाद में उनका पहला टूर्नामेंट था। और ध्यान रखना, लवलीना बोरगोहन जो है एक बॉक्सर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए गणित के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, मैथ के। प्रश्न था 18,000 रुपये की किसी वस्तु का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया था। वस्तु 18,000 की है, 5% वार्षिक ब्याज दर है और 3 वर्ष का पूछा है। कोई वस्तु 2 वर्षों में 13,200 हो जाती है, 5 वर्ष में 15,600 हो जाती है, तो मूलधन आपका पूछा गया था, कुछ रेट भी दी गई थी। अगला, एक व्यक्ति 500 रुपये मूल्य की किसी वस्तु पर 40% वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है, फिर 25% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया था कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अगला, a प्लस बी बराबर अगर 9 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी का मान क्या होगा। आयत की भुजा से एक प्रश्न था। एवरेज के लगभग 3 से 4 प्रश्न। एक प्रश्न एज का पुत्र और पिता की उम्र का पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 प्रश्न। SICI की 2 प्रश्न और प्रतिशत के लगभग 4 प्रश्न, एक बॉड मास का और एक बॉड टेंड स्ट्रीम से पूछा गया था। चलिए रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग में है 26 जनवरी 2018 को अगर गुरुवार है तो उसी वर्ष 1 जून को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया था। डी जिस तरह से डब्ल्यू से संबंधित है, एम जिस तरह से एन से संबंधित है, उसी तरह से एच किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो दोनों के अपोजिट दिख रहे हैं। डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, एम का उल्टा एन होता है और एच का उल्टा एस होता है। अगला, नीरज चोपड़ा अगर भाला फेंक से संबंधित है तो मनु भाकर किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। और एक पासे में एक डाइस है, एक डाइस में 12 से लेकर के 17 तक की संख्या अंकित हैं, तो बताइए 15 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अगला, सेम एड्रेस, हमने आपसे बार बार कहा था सेम एड्रेस की ट्रिक वाली वीडियो देख लेना मेरे भाई। जिन लोगों ने नोट्स लिया उनके पास में PDF भी होगी सेम एड्रेस की, उसको अच्छे से पढ़ लेना।
उसमें हमने आपको बताया अब 2 से 3 प्रश्न सेम एड्रेस के आ रहे हैं, वही आबकारी वाला सिस्टम है। लास्ट में आकर के आपसे सेम एड्रेस हो गया, मेंटल अभिरुचि हो गई, मानसिक अभिरुचि के लगभग 10-12 प्रश्न, तार्किक चिंतन के 10-12 मतलब 2-3 प्रश्न, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के 2-3 प्रश्न, अब यही सब पूछेंगे और ये सब हम ऑलरेडी करा चुके हैं यूट्यूब पर, ठीक है। जिन्होंने नोट्स लिया उनके पास में ये सारे नोट्स भी होंगे। कथन पूर्ण धारणा के 5 प्रश्न सेम एड्रेस हो गया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसका भी वीडियो बना चुके हैं ट्रिक वाला, इसको भी आपको देख लेना है। रैंकिंग के 2 प्रश्न, पेपर फोल्डिंग के 1 प्रश्न, एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति के लगभग 3 प्रश्न, साइलॉग के 2 प्रश्न, 1 पजल पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद में मानसिक अभिरुचि के 12 से 15 प्रश्न आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट 2 प्रश्न और डायरेक्शन का 1 प्रश्न आज पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं कितने नंबर का मैथ रीजनिंग आया था। तो लगभग 18 नंबर का आपका मैथ पूछा गया था। रीजनिंग ज़्यादा आ रही है, 40 से 42 नंबर की रीजनिंग आ रही है, ठीक है, जिसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। मेंटल तो टॉपिक तो वही है, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी। मेंटल एबिलिटी 12 से 15 नंबर की है, 2-3 प्रश्न उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के, 2-3 प्रश्न आपके सेम एड्रेस के, इस तरह से आ रहे हैं। रिमेनिंग आपका जीके जीएस है, साइंस 12 नंबर का, 1 से 2 प्रश्न रॉन्ग आ रहे हैं। नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 75, 79, 78, 76, 79 ये आज का एवरेज स्कोर रहा है। इन लोगों ने प्रश्न भेजा है, जिस तरह से इन भाई ने इतना मतलब कि समर्पण दिखाया है, स्टेशन पे आकर के तुरंत इन्होंने प्रश्न भेजे, आप देख सकते हैं रेलवे पटरी आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। इसी तरह से आपको भी प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर 7052547033 पर सेंड कर देना है एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा ये है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से। बीते कुछ दिनों में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गला एकदम चौक हो गया था, बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। फिर से आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। बहुत जल्द ही आपके लिए हम एमपी एएसआई और एमपीएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। कंप्यूटर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है भाई। और सबके नोट्स उपलब्ध हैं, छात्रावास अधीक्षक के भी नोट्स उपलब्ध हैं, जिसकी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है 5000 पदों पर। चलिए फिर मिलते हैं कल के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।